भाषा की शुद्धता जो है I can't see. Is there a problem, ma'am? हाँ, yeah, I was not been able to locate my this thing. Anyway, so अब हम जरा देखें कि कहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। तो मैं आपको एक छोटी सी पोयम बता रही हूँ कि हमारी हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। घर में हिंदी, बाहर हिंदी, जरा जाओ बाजार में हिंदी, फिल्मों के गानों में हिंदी, गायक की तानों में हिंदी, उत्तरी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी बाबू की मीठी हिंदी, बम्बईया कलकतिया हिंदी, रची बसी सपनों में हिंदी, दीवारों के पोस्टर में हिंदी, सुर तुलसी की भाषा हिंदी, देसी हिंदी, विलायती हिंदी, कहाँ है हिंदी कहाँ नहीं है, ढूंढो जाकर जहां न हिंदी, प्यारी हिंदी अपनी हिंदी, यही दुलारी भाषा हिंदी। तो मेरा मानना यह है कि जब हिंदी सब जगह है, सब जगह व्याप्त है भारत में, चाहे कोई भी स्टेट उसको स्वीकार करे या ना करे, फिर भी किसी ना किसी स्तर पर आकर उन्हें हिंदी पढ़नी ही पड़ती है। तो व्याकरण में निहित शब्द रूप हमें कठिन लगते होंगे, या उसकी जो संकल्पनाएं हैं कि मतलब उसको समझने का जो ढंग है वो भी आपको शायद मुश्किल लगता होगा, पर मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं उन संकल्पनाओं को आपको एकदम सहज ढंग से मैं बता सकूं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं कि हिंदी सीखना आसान क्यों है। भाषा है, लिखेंगे भी गलत, परंतु अपने उच्चारण को ठीक करने का ढंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आप अपनी गलती पकड़ भी सकते हैं, उसे ठीक भी कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि मात्रा कितनी लगेगी, कितनी मात्रा लगेगी या कैसी मात्रा लगेगी, छोटी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, ह्रस्व है, या कौन सी मात्रा है। तो हिंदी साहित्य में हमारे पास सभी कुछ है, कविता, कहानी, संवाद, पहेली, छंद, निबंध, विज्ञापन, समाचार, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, गीत, पत्र, सूचना, आंखों देखा हाल, ये सारा का सारा हिंदी का ही, और सभी भाषाओं में ये सारी चीजें ही होती है। तो अगर हम कोशिश करें कि हम इतनी सारी विधाओं से हम वाक्य पे कैसे आते, ये सारी विधाएं वाक्य बनाने के बाद ही आगे बढ़ती हैं। कोई सी भी विधा हो तो वाक्य के जब हम छोटे टुकड़े करते हैं तो हमें वाक्यांश मिलते हैं, वाक्यों के अंश मिलते हैं, और जब वाक्यांश के टुकड़े करते हैं, वाक्यांश क्या है, एक वाक्य का एक हिस्सा जो है वो वाक्यांश कहलाता है, और जब हम उसके टुकड़े करते हैं, वाक्यांश के टुकड़े करते हैं, तो हमें पद मिलते हैं। पद, आप कह सकते हैं कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो पद जो है एक ऐसा टुकड़ा है जिसको हम अपने वाक्य के नियम के अनुसार बदल सकते हैं, जिसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जिसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं। हाँ जी, someone is saying something. तो जब हम पद जो है वो हम जिस भी शब्द का जो शब्द है वो स्वतंत्र होता है,
स्वतंत्र शब्द डिक्शनरी में मिलते हैं और डिक्शनरी से हम उसका अर्थ भी देख सकते हैं, शब्द का अर्थ भी होता है। परंतु जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें चाहे कोई बदलाव आए या ना आए, वो पद कहलाता है। तो इन अ वे क्या है कि शब्द और पद दोनों एक ही चीज है, परंतु शब्द जो है वो स्वतंत्र है, उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। पद में आप उपसर्ग जोड़ सकते हैं, प्रत्यय जोड़ सकते हैं, वाक्य के अनुसार एक वचन है तो उसके अनुसार आप अपनी क्रिया बना सकते हैं। तो पद का ये जो ढांचा है वह शब्द का ही दूसरा रूप है, जिसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए कि उसने अपने को वो अपना श्रृंगार कर सकता है वाक्य के अनुसार। तो आगे चले अगर, तो हमें मिलते हैं पद के वाक्य में जरूरत के अनुसार बदल जाने की क्षमता होती है। उदाहरण अगर हम लें तो वह पूछता है, वह पूछता है। अब ये पद हमारे पास है, प्रोनाउन है, तो उसने पूछा, उसके साथ वह बदल गया, उस बन गया और उसमें ने भी लग गया। तो इस प्रकार वाक्य में बदल जाने की क्षमता रखता है पद। पद पहचान कैसे करेंगे कि एक और शब्द जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे शब्द जो है, शब्द एक से अधिक अक्षरों से बनता है। एक अक्षर भी हो सकता है शब्द में, जैसे आ, आओ, और ज्यादा अक्षर भी हो सकते हैं। तो अ और ब दो अक्षर हैं, आ और ज दो अक्षर हैं, ओ और स दो अक्षर हैं, ए और क दो अक्षर हैं। तो आ है स्वतंत्र एकदम, जो हम शब्द के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं और पद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आजा, अगर हम कहते हैं आजा, आओ, तो हम इसका प्रयोग शब्द के रूप में पद के रूप में कर रहे हैं। तो शब्दों का महत्व क्या है? शब्द तो हमारी वाक्य भाषा की समृद्धि करते हैं और हम अपने आप में पूरा अर्थ रखते हैं। परंतु पूरी भाषा हमें जब बतानी हो तो हम पूरी भाषा का ज्ञान शब्द से नहीं दे सकते, इसलिए हमें पद की जरूरत होती है और पद को उसको हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। Is it clear to you up to here? If I get somebody's response, it will be better. It's clear, ma'am. It's clear. Thank you. हाँ, okay. तो मूल शब्द के अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तो मूल शब्द के शुरू में भी जोड़ सकते हैं, मूल शब्द के बाद में भी हम कुछ जोड़ सकते हैं, और इसे हम उपसर्ग और प्रत्यय कह सकते हैं। परंतु हम जब शब्द में इतने सारे शब्दों को और भी चीजें जोड़ते हैं तो ये शब्द, वह, ने, उसने, ये सारे के सारे पद ही हैं, ये सारे के सारे पद हैं और ये हमारे वाक्यों में प्रयोग होते हैं। अब जब हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले नाम, यानी नाम शब्द यानी संज्ञा। तो ये तो आप हमें पता है, नेम इज नाउन इज नेम ऑफ अ प्लेस, जो पर्सन, और भाव का नाम भी संज्ञा ही है। तो फिर हम नाम शब्द जब छोटी क्लासेस में हम बोलते हैं, हम नाम शब्द बोलकर उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, और छोटी क्लासों में काम शब्द का को करके, परंतु क्लास 2 से क्लास 5 तक, 2 से लेकर 5 तक हमें प्रॉपर व्याकरणिक नाम हमें देने पड़ते हैं। तो उन व्याकरणिक नामों का फायदा क्या है? अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट ही, संकल्पना ही
एकदम स्पष्ट नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। तो चलते हैं आज हम कि संज्ञा शब्द लेते हैं, वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले संज्ञा शब्द लेते हैं और फिर उसमें क्रिया शब्द जोड़ देते हैं। तो शब्द रूप क्या है? शब्द रूप जो है 8 प्रकार के शब्दों से वाक्य बनते हैं। हमारे पास वाक्य जरूरी नहीं है एक वाक्य में सभी प्रकार के शब्द होंगे, परंतु ऑल टुगेदर हम 8 प्रकार के शब्दों से वाक्य बनाते हैं और जब उनका प्रयोग हो जाता है वे शब्द रूप कहलाते हैं। ये शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी का अर्थ क्या है? विकारी का मतलब है कि जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो जब हम वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अनुसार हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, तब वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए क्योंकि इसी पर आधारित है पूरा व्याकरण। तो विकार जब आ जाता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहला वाक्य जो दिया था, वह गया और उसने कहा, तो ये विकार जो आया है यही विकारी शब्दों का बेस है। तो विकारी शब्द जो है अपने वाक्य की जो भी जरूरत है उसके अनुसार बदल जाने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसी सीरीज में अगर हम आगे के 4 लें तो 4 ऐसे हैं शब्द रूप जो बदल जाते हैं और 4 शब्द रूप ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते, किसी भी स्थिति में नहीं बदलते। तो हम शब्द रूप पहले समझ लें, विकारी शब्द समझ लें तो हम संज्ञा सर्वनाम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो विकारी और अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द रूप कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। तो विकारी शब्द में जब हम विकारी शब्द कहते हैं तो प्रयुक्त होने पर जब हम प्रयोग करते हैं उनका, तो किस वजह से वो बदल जाते हैं? वचन के कारण, लिंग के कारण और कारक की विभक्तियों के कारण भी बदल जाते हैं। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से वो बदल जाते हैं और ये बदलाव विकार है और इसीलिए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन के अनुसार जो परिवर्तन आता है, तो हम सबसे पहले संज्ञा शब्द को हम लेते हैं कि विकार के कारण जो यहाँ पे हम संज्ञा ले रहे हैं, सर्वनाम ले रहे हैं, विशेषण ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा की पहचान क्या है। तो वैसे तो हम यही कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम किसी अपने परिभाषा के हिसाब से बहुत सिंपल है और हम बच्चों को पूरा समझ में आता है कि नहीं, कभी वो पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते। परंतु यहाँ पर 6 विधियां बता रही हूं आपको कि जिन विधियों के कारण आप टेस्ट कर सकते हैं अपने को कि ये संज्ञा है या नहीं, और आपको बिल्कुल अच्छा पूरा शब्द वो मिलेगा उसका कि हम उसे देख सकते हैं। पहला है कि हम उसे देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। फिर हम कैमरे से उसका चित्र खींच सकते हैं। ठीक है, जो आंखों से देख सकते हैं वो कैमरे से भी खींच सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, और हम ये जान सकते हैं कि उसमें कभी कभी विभक्ति भी लगती है,
तो विभक्ति लग सकती है कि नहीं, उसमें हम ये देख सकते हैं। ये देख लेंगे, अगर विभक्ति लगी है तो वो या तो सर्वनाम होगा या संज्ञा होगी। तो जैसे राम ने रावण को मारा, अब ये जो ने शब्द है और को शब्द है, ये विभक्तियां हैं, और इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये राम और रावण दोनों संज्ञा हैं। क्या उस शब्द के बिना वाक्य पूरा होता है? अगर आपका हरा आया है कह देते हैं आप, वाक्य हरा आया है, इट डजंट मेक एनी सेंस, इसमें कोई वाक्य का कोई रूप ही नहीं बना। जब तक हम तोता नहीं लगाएंगे, हरा तोता आया है, तब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के बिना वाक्य पूरा कभी नहीं होगा। ये अधूरा वाक्य, इसकी पहचान है कि ये संज्ञा है या नहीं है। संज्ञा की जगह सर्वनाम लगाने पर वाक्य पूरा हो जाता है। अगर हम सर्वनाम लगाने के बाद हम देखते हैं कि वाक्य हमारा पूरा नहीं होता, तो हमारा ये जो पहला वाक्य है वो हमारा ठीक नहीं है। अब जैसे मैंने कहा, तोता उड़कर छत पर बैठ गया, वह उड़कर छत पर बैठ गया, हमारा दोनों वाक्य पूरे हैं, और इसलिए हमें पता है कि तोता शब्द जो है वो संज्ञा है। तो हमारे पास ये एक बार आप देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए कि हम उसे देख सकते हैं, उसे कैमरे से खींच सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, उसमें विभक्ति लगी होती है। उस शब्द के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा अनलेस देयर इज सर्वनाम, और वह सर्वनाम उसकी जगह ले सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि हाँ है तो ये संज्ञा है। तो अब सारी स्थितियां एक साथ नहीं होंगी। जातिवाचक संज्ञा लेते हैं तो हम उसे देख सकते हैं, हाँ ये संज्ञा है, ठीक है। हम मछली को देख सकते हैं, हाँ ये संज्ञा है। तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण फूल, हम कैमरे से खींच सकते हैं, हाँ ये संज्ञा है। तीसरा, हम उसका चित्र बना सकते हैं बिल्ली का, हाँ बना सकते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर इसमें हमने लगाया की और पर, हाथी की पीठ पर एक चूहा बैठा है। अब जरूरी नहीं है चूहे के साथ भी विभक्ति हो, कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, पर स्थितियां इतनी सारी हैं, उसमें से कोई सी भी स्थिति होगी वो संज्ञा है। तो जब विभक्तियां लग जाती हैं तो इसका मतलब वह जातिवाचक संज्ञा है। अगला, भूरा डैश बैठा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस शब्द के बिना वाक्य अधूरा है। अगर मैं चूहा यहाँ पर नहीं लिखती हूं तो ये वाक्य अधूरा है, इसलिए चूहा शब्द संज्ञा है। जहाज पानी पर चलता है, वह एक साथ बहुत सारे लोगों को ले जा सकता है। तो ये वह शब्द हमने जहाज के लिए, अगर मैं यहाँ पे जहाज भी लिख देती, जहाज एक साथ बहुत सारे लोगों को ले जा सकता है, तो इसका मतलब हम रिप्लेस कर सके, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगा सके। इसका मतलब क्या है कि यह डेफिनेटली संज्ञा है। जो चीजें हैं वो तो हमें वैसे ही दिखाई दे जाती है। अब जातिवाचक के बाद हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे पहुंचते हैं। 3 तरह की संज्ञा है, तो जातिवाचक जो हमने अभी अभी किया है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा को जब हम कोई नाम दे देते हैं तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नदी, उसका नाम दे दिया यमुना, जगह नोएडा, बाजार चांदनी चौक, कुत्ता मोमो, देश भारत, आदमी रवि, बिल्ली मिल्की, कोई सा भी हो सकता है नाम। अब जैसे ही हमें नाम मिल गए, वैसे ही हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी मिल गई।
तो इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही फर्क है कि वह दूसरे लोगों से अलग कर देता है आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा आम लोगों से अलग कर देता है आपको, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आसानी से देखी जा सकती है। आंख बंद करें, फिर खोलकर तुरंत बताएं आपने क्या क्या। दिस इज एन एक्टिविटी कि आप जब क्लास 2 में आप करवा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों को, तो आंखें बंद करके, अच्छा बंद करो आंखें अपनी, और जैसे ही वे खोलेंगे अपनी आंखें तो उन्हें तरह तरह की चीजें दिखाई देंगी। जैसे ही आंखें आपने बंद करी और जैसे ही खोली आपने आंखें, तो जो भी चीज दिखाई देगी आपके सामने वो सब संज्ञा है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आगे अगर हम इस तरह की एक्टिविटी बच्चों से करवाएंगे, अच्छा बताओ इससे हम कैमरे से खींच सकते हैं कि नहीं? अच्छा बताइए, विभक्ति वाली बात जो है वो थोड़ा सा बड़ी क्लास में आएगी, पर फिर भी हम बता सकते हैं जिसके बाद में भी विभक्ति होगी, क्योंकि क्लास 2 में मेरे ख्याल से हम लोग विशेषण सर्वनाम विभक्तियों पर नहीं पहुंचेंगे। हालांकि हम यूज करेंगे उसको, परंतु वहां तक पहुंचेंगे नहीं। हम क्लास 2 में बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब हम भाववाचक संज्ञा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भाववाचक संज्ञा, अब ये बताइए कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो एक घर में रहती है कि नहीं? हम सभी लोग बताइए, हम सब लोगों को घर चाहिए। क्या हो गया? हम सब, हाँ मैम, एक्चुअली बाकी क्या सब लोग म्यूट पे हैं तो इसलिए बोल। अच्छा नहीं, बाकी ठीक सब है, म्यूट पे हैं तो हाँ हाँ। तो जातिवाचक संज्ञा, मैं फ्लो में बोलती जाती हूँ, कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है हम देख सकते हैं, ये तो हमें क्लियर हो ही गया, पर क्या जातिवाचक संज्ञा कहीं रहती है? यस ऑफ कोर्स, है ना? तो रहती है, उसको घर चाहिए। तो जब संज्ञा को घर चाहिए तो भाववाचक संज्ञा को भी तो घर चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा कहाँ रहेगी? हमें तो दिखाई नहीं देती। तो जिस घर में भी रहती है, अगर घर है उसका, तो वो भाववाचक संज्ञा है। अगर मेरा हाथ जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें जो शक्ति है वो उसका घर है। घर जो है, हाथ जो है घर है, और उसमें शक्ति जो है वो भाववाचक संज्ञा बन। मेरी आंखें जातिवाचक संज्ञा है, उसमें दृष्टि जो है वो भाववाचक संज्ञा बन। अब आप कोई सा भी शब्द ऐसा नहीं है, कोई सा भी जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा नहीं है कि ऐसी नहीं है जिसमें भाव ना हो, और एक संज्ञा में हजारों भाव होते हैं। अब आप कोई सा भी एक शब्द अपने मन में सोच के देखिए, क्या उसमें कुछ भाव है? अगर हम एक समझ लीजिए फोन लेते हैं, फोन में क्या भाव है? फोन नहीं होगा तो आवाज नहीं होगी, कॉल नहीं होगी, है ना? अगर पर्दा नहीं होगा तो पारदर्शिता रुकेगी कि नहीं रुकेगी? पारदर्शिता, कांच में पारदर्शिता है। हम उसे छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, पर अगर कांच है तो उसमें पारदर्शिता होगी। चश्मा है तो उसमें पारदर्शिता होगी, नहीं तो हम देखेंगे कैसे? तो नाखून, आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए, बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, हर चीज में आपको एक एक, दो दो, चार चार, छह छह, पता नहीं कितने सारे भाव मिल जाएंगे। और जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, आपकी वोकैबुलरी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। आपकी वो वोकैबुलरी में, मतलब समझ लीजिए बहुत रिच हो जाएगी आपकी। ठीक है,
तो हम आगे चलते हैं। वेरी नाइस मैम। क्योंकि घर में रहना है तो उसके लिए भी घर चाहिए। अब ढूंढोगे भावों का घर तो सोच समझ सकोगे, जाति व्यक्ति के भीतर रहती वह है भाववाचक का घर। जो भाववाचक जाति और व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगी। तो किस घर में रहती है, कौन से घर में रहती है, अब ये ढूंढते हैं जरा। क्या भाववाचक संज्ञा घर मांगती है? हाँ, मांगती है। भाववाचक संज्ञा का घर नहीं हो तो भाववाचक रहेगी कहाँ? ठीक है, किसी भी भाववाचक में एक्चुअली इसमें आप ये आ रहा है ना, मेरे को दिखाई नहीं देता, उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकते आप। उसका घर जो है वो परमानेंट हाउस है। हाँ, तो जैसे आप उसको निकाल नहीं, हम लोग तो फिर भी एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, पर भाववाचक संज्ञा नहीं जाएगी। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से अलग नहीं कर सकते आप उसको। अब जैसे हिमालय है, व्यक्तिवाचक को देखते हैं। व्यक्तिवाचक हिमालय, हामिद, लखनऊ, भारत, गंगा। हिमालय में क्या है? ऊंचाई। और भी बहुत सारे हैं पर मैंने एक एक ही लिया है। हामिद, लखनऊ, सभ्यता, ऐतिहासिकता, विशालता, प्राचीनता। भारत, ये सारे एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं। एक ही भाववाचक संज्ञा बहुत सारे जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ भी लग सकती है। तो ये ता लगने से ये हमारे पास आ गए प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। ई शब्द भी, ई आप जैसे ऊंचा, आपके पास ये जैसे ई लग गया ये भाववाचक संज्ञा बन गई, जैसे ही ता शब्द लग गया ये भाववाचक संज्ञा बन गई। तो जिसमें भी ज्यादातर शब्दों में ता लगा के, ई लगा के, ई की मात्रा लगाकर बनाने से हमारे पास भाववाचक संज्ञा बड़ी आसानी से आ जाती है। अब जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हमने जो व्यक्तिवाचक बनाया था तो वो ये वाला, ये आगे पीछे हो गया है। पहाड़, हिमालय, लड़का, हामिद, शहर, लखनऊ, ये हमारे आगे थोड़ा मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक पीछे को हो गया। हाँ, अब ये हिमालय आ गया तो उसमें ऊंचाई और विस्तृतता और भी बहुत कुछ हो सकता है। शहर जातिवाचक संज्ञा है, और दिल्ली कह दें तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। और स्वच्छता, अस्वच्छता, सुंदरता, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, छुपी हुई भाववाचक संज्ञा को ढूंढो। मनुष्य, मनुष्य में क्या, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? विचार, है ना। और विचार तो एक चीज की, एक शब्द है पर बहुत सारे छुपे हुए हैं मनुष्य के अंदर। पता नहीं कितने सारे भाव छुपे हैं। और सबसे पहले तो अपने हृदय को ढूंढे। हृदय में तो पता नहीं, मस्तिष्क में, हृदय में बहुत सारे भाव है। पर वैसे जो दूसरे भाव ढूंढेंगे, आंख में, नाक में, कान में, हाथ में, पैर में, सभी में भाव है। हाँ, पहले हम अपने में ढूंढेंगे, फिर हम चीजों में भी ढूंढ सकते हैं और जानवरों में भी ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपना वोकैबुलरी का जो है वो स्पेक्ट्रम बड़ा कर सकते हैं। सुंदर, असुंदर, विकारी शब्द जो हैं संज्ञा में उपसर्ग लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे वोकैबुलरी का संग्रह करने में, विशाल करने में बहुत सहायता करता है। तो मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में थोड़े एक एक दो दो उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है।
करते नहीं है, ज्यादातर नहीं करते हैं कि अभी से उनके ऊपर क्यों इतना बोझ ला दें, पर वो शब्द तो यूज कर ही रहे हैं, शब्दों तो का प्रयोग तो कर ही रहे हैं वो लोग। तो जैसे अब देखिए इतने सारे शब्द बनते हैं, ईय प्रत्यय है, जैसे मानवीय, ये विशेषण है, पर मानवीयता लगा दिया तो वह क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया, मानवीय। अब आपको अगर ये लगे कि हम कैसे पहचाने कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा तो देखने में एक से ही लगता है ना, तो हम फिर वो पहला वाला हमारे पीछे जाएंगे और कहेंगे कि इससे वाक्य पूरा होता है क्या, मानवीय आया है, मानवीय है, और मानवीयता सब में होनी चाहिए, मानवीय होना चाहिए और मानवीयता सब में होनी चाहिए। तो अब ये जो है ऐसे इस प्रकार प्रयोग करके जैसे ही आप उसको यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषण है या मानवीय, क्या मानवीय, क्या मनुष्य, मानवीयता जब तक नहीं लगाएंगे वो भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी। तो हमें प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें तो संज्ञा का जो एक रूल है कि उसमें प्रयोग करेंगे तो उसका वाक्य पूरा बनेगा, और जैसे ही आपने वाक्य पूरा बनाया तो वो बन जाए। तो मानवीयता आप पूरा वाक्य बना सकते हैं, मानवीय से पूरा वाक्य नहीं बनेगा, आपको उसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो उपसर्ग और प्रत्यय की बात मैंने बताई आपको। अब भाववाचक संज्ञा दूसरी चीजों में देखने की कोशिश करते हैं, मिठाई में क्या क्या है, बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, मिठास है, आनंद है, स्वाद है और चिपचिपापन है। तो पन लगा के यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाई गई। बंदूक, अब बंदूक क्या है, कोई सी भी चीज है, बंदूक आवाज, मजबूती, डर, ये सारे भाववाचक संज्ञा। पुस्तक, मजा, मनोरंजन, शहर, भीड़, प्रदूषण, गंदगी, सफाई। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अगर एक्सप्लोर करना शुरू करें तो हमें भाववाचक संज्ञा का मजा आएगा कि हम ढूंढ रहे हैं, हर चीज में आपको मिल जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो अब ये जो भाववाचक संज्ञा है ये हमारे, जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, बहुत जरूरी चीज है। हमारी क्रिएटिव राइटिंग इतनी क्रिएटिव हो जाएगी कि यदि हम भाववाचक संज्ञा और विशेषणों का प्रयोग करें तो हमारे लिए, हमारी जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने कुछ अलग ढंग का काम शुरू किया है। तो संज्ञा के शब्दों में विकारक शब्द बदल जाने के कारण कौन कौन से हैं, कारक, लिंग और वचन। कारक है, लिंग है और वचन है। तो कारक से कैसे बनता है, कारक क्या है, और वैसे छोटी क्लासेस में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कारक का, पर लिंग वचन से फर्क पड़ता है। तो जैसे ही कारक जो हैं वो लगेंगे ही, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि एक वाक्य हम लें और उसमें कोई मात्रा ही ना हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए, कम से कम बोलचाल की भाषा में तो जरूर मतलब रोज जो उनको प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, उसमें कारक का प्रयोग अवश्य करें। तो संज्ञा तथा कारक लेते हैं। कारक की विभक्तियां जो हैं, राम, बंदर राम की सेवा कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने विभक्ति नहीं लगाई है, तो जैसे ही हमने बंदर ने लगा दिया,
हमारा देखिए वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली बदल गया। पहली बात कि ये वो हो गया, ये दोनों ही भूतकाल है, परंतु ने लगने से ये डेफिनेटली भूतकाल हो गया। आप ने लगा के कोई भी वाक्य प्रेजेंट टेंस में नहीं बना सकते। बंदरों ने राम की सेवा की। एक चीज और है कि जैसे ही कोई ये लग जाता है, कोई विभक्ति लग जाती है, वैसे ही हमारा वाक्य कंस्ट्रक्शन में बहुत फर्क पड़ता है। संरचना में एकदम इतना फर्क पड़ेगा कि आप समझ ही नहीं सकेंगे कि ये मैंने ने लगाया है तो इतना ये राम की सेवा के हिसाब से कैसे लगा। सेवा इज स्त्रीलिंग और इसलिए की। मदद की, या आप अगर सेवा की जगह कोई पुल्लिंग शब्द लेंगे तो किया हो जाएगा। यहाँ पे सेवा यहाँ पर यहाँ स्त्रीलिंग है और सेवा की जगह अगर कोई पुल्लिंग शब्द आ गया तो की जगह किया हो जाएगा। अब एक वचन बहुवचन में कैसे पता चलता है? आप ताला लगा दीजिए, और बहुवचन जैसे ही किया आप ताले लगा दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है, ताले लगा दीजिए। यहाँ पे जो विभक्ति है वो अंडरस्टूड है। कई विभक्तियां तालों को लगा दीजिए एक्चुअली वर्ड है, पर को का लोप हो गया है। ताले को लगा दीजिए, तालों को लगा दीजिए, तो को का लोप हो गया है। को बहुत जगह दिखाई नहीं देता पर होता है। तो विभक्ति का प्रभाव कैसे पड़ता है? ने विभक्ति, जैसे माँ बुला रही है, माँ ने नीता को, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? माँ ने नीता को बुलाया। क्यों हो गया ये इसलिए हो गया कि को विभक्ति ने ब्लॉक कर दिया। माँ को ब्लॉक किया ने विभक्ति ने, और मीता को के हिसाब से नहीं लगेगा, ये ब्लॉक हो गया। और ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन एक वचन, ये हमेशा थर्ड पर्सन एक वचन होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो जब हम क्रिया लेंगे तब उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। वह माँ को बुला रहा है, उसने माँ को बुलाया, ठीक है। तो करण के द्वारा, करण विभक्ति में के द्वारा मतलब विद, हम इंग्लिश में अगर देखें प्रेपोजिशन विद आएगा। तो के द्वारा दो संज्ञाओं के साथ होने का पता चलता है। अगर ये करण कारक होगा तो पेन, आपका पेन और आपका हाथ, ये जो हाथ है ये आपका एक साथ आना जरूरी है ना। पेन और हाथ पास पास लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये करण विभक्ति नहीं होगी। हाथ से लिखती हूँ, आंख से देखती हूँ, पैर से चलती हूँ। तो पैर और जमीन एक साथ होंगे, हाथ आंख। तो जब करण होता है के द्वारा, ये मीन्स है, बाय मीन्स ऑफ, दो तरह से प्रयोग हो सकता है, के द्वारा भी हो सकता है। हमने अपने मदद के नहीं, जैसे हमने कहा अपने नौकर के द्वारा काम करवाया, तो वो आएगा तभी काम करेगा, जब तक वो पास नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ये एक दो चीजें जुड़ने का वो है, दो चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि विभक्तियों का मतलब ही ये है कि वह संबंध बताता है कि एक शब्द का, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या संबंध है। तो इसमें वो जुड़ने का संबंध बता रहा है।
फिर अपादान से, अब मैं के लिए अभी नहीं लिया मैंने यहाँ पे, अपादान से इसमें भी से है, इसमें अलग होने का भाव है। अब जैसे पेड़ से सेब गिर गए, पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ और बंदर अलग अलग हो गए, सेब और पेड़ अलग अलग हो गए। तो अलग होने का भाव है अपादान से। काके की विभक्ति दो संज्ञाओं का आपसी संबंध बताती है, जैसे दीदी का कुत्ता। अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, का के की जब लगने की बात होती है तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो बाद वाला शब्द है उसको हम देखें वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पोजेशन है तो जिसका पोजेशन है उसके साथ नहीं, जो चीज है वो वो होगी ना, पोजेस कर रही है वो। दीदी कुत्ता पोजेस कर रही है, माँ साड़ी पोजेस कर रही है, पापा जूते पर पोजेस कर रहे हैं। तो कुत्ता, साड़ी और जूते का लिंग देखेंगे कि क्या है। तो कुत्ता, दीदी का कुत्ता, दीदी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे की नहीं आना चाहिए, कुत्ता पुल्लिंग है इसलिए का आएगा, साड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए की आएगा, जूते बहुवचन है इसलिए के आएगा। इज इट क्लियर? इसमें बहुत मुश्किल होती है, लोगों को पता नहीं चलता कि का लगाएं, के लगाएं, की लगाएं, समझ नहीं आता। तो दीदी का कुत्ता पुल्लिंग एक वचन, माँ की साड़ी स्त्रीलिंग एक वचन, पापा के जूते पुल्लिंग बहुवचन। अब अधिकरण में पर इन और ऑन का कॉन्सेप्ट है, दीवार पर कैलेंडर है और पानी में मछलियां हैं। अब आप ये देखिए, अगर आपकी कोई चीज है, आप अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज लेते हैं, आपके हाथ, मेरे हाथ में ये माउस है, मैंने इसको, बताओ माउस कहाँ है, हाथ में छुप गया है। जो चीज छुप जाएगी, जो चीज दिखाई नहीं दे रही, वो मैं हो जाएगी। कमरे में आ गई मैं कमरे में बैठी हूँ, ठीक है, बाहर से किसी को नहीं पता मैं अंदर कमरे में, ठीक है। और बालों में सफेदी आ गई है, ठीक है, मेरे बालों में, मेरी फोटो में आप ने देखा होगा वो काले थे उस समय, अब पेंडेमिक ने मेरे बाल सफेद कर दिए, मतलब मैं ज्यादा अनुभवी हो गई हूँ। तो पापा के जूते, है ना। अब यहाँ पर क्या है, संबंध बता रहे, तो आपको ये ध्यान से, अरे ये बदल गया, सॉरी। तो जब अंदर होगी चीज तो में हो जाएगा, और जब सरफेस पे रहेगी, तो जैसे मेरे हाथ पर माउस रखा है और मेरे हाथ में पैसे हैं, अगर मैं मुट्ठी बंद कर लूं अपने हाथ में पैसे, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कर फिजिकली जो एक्शन आप करेंगे उससे आपकी स्पष्टता और अधिक आएगी। अब विभक्तियों पर एक कविता है, अभिषेक जी मैंने ये आपको भेजी है, आपको भेज रही हूँ ये कविता। ओके। विभक्तियों पर कविता है और इसमें सारी विभक्तियां डाल दी हैं मैंने। पेड़ पर एक पंछी जोड़े ने, देखते जाइए कौन कौन सी विभक्तियां हैं। अपना नीड़ बनाया, छोटे छोटे तिनकों से फिर उन तिनकों को लेकर आई पास में, तब बना, मैंने जैसे कि आपको बताया है, उसको खूब सजाया। बड़े जतन से, जतन उसके पास था, रक्षा करके अंडे बच्चे पाले, कौवे सांप कहीं ना आकर उन बच्चों को खा ले। उन बच्चों के लिए ढूंढकर दाना पानी लाए, के लिए मैंने वहां पर मिसिंग है तो मैं यहाँ पे ले लिया है मैंने। उन बच्चों के लिए ढूंढकर दाना पानी लाए, बड़े जतन से दाना दोनों लाकर उन्हें खिलाए। कुछ ही दिन में, इन सम डेज, बच्चों के
पंख बहुवचन है, के इसलिए लगा है। पंख जो है बहुवचन है, इसलिए के लगाया है। कुछ ही दिन में बच्चों के पंख निकल कर आए, नीड़ से उड़कर। अब नीड़ से अलग हो गए वो, ये पंचमी विभक्ति है, अपादान। नीड़ से उड़कर बैठ डाल पर, सप्तमी विभक्ति पर, मीठा गाना गाए। फर्ज था चिड़ियों का, फर्ज जो था चिड़ियों का बस इतना, मन से उसे निभाया। उसे में भी विभक्ति है, उसको, उसे। पंछी नन्हे पंछी उड़े गगन में, उड़ना उन्हें सिखाया। सो ये जो कविता है इसमें सारी विभक्तियां आ गई है। और अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं कि वो भी तो कारक है, वो भी तो विकारक है, तो इसलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आकार के आधार पर हम विभक्त पुल्लिंग स्त्रीलिंग करते हैं। नाला नाली ये तो दिया ही हुआ है, पर कुछ जो शब्द होते हैं समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले, जैसे पुलिस है, स्त्रीलिंग है। हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं छिपकली तितली, हमेशा पुल्लिंग होते हैं कौआ चीता, और उभयलिंग होते हैं प्रधानमंत्री प्रोफेसर। मतलब स्त्रीलिंग भी जो स्त्री हो और पुरुष हो दोनों को प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, स्त्री पुरुष हो दोनों को प्रोफेसर बोल सकते हैं। तो ये जो है हमें लिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिंग के बिना हम वचन नहीं जान सकते। तो ई लगा के हम बनाते हैं लड़का से लड़की, इया से लगा के चुईया, इन लगा के धोबिन, नी लगा के शेरनी, ये सारे हम क्या लगा रहे हैं? प्रत्यय लगा रहे हैं। ये जो जितने भी ये ऐड किए हमने, ये प्रत्यय लगाए हैं, और इसके कारण हमारे जो शब्द हैं पद बन गए हैं। आनी लगा के, ये सारे बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा खाली मैंने मेंशन करने के लिए इसको लिया है, ताकि आप देख सके कि ये उपसर्ग लगे, प्रत्यय लगे हुए हैं और इनके द्वारा बदल गए हैं, लिंग बदल गए हैं। अब हम पहुंच गए सर्वनाम पर। तो विकारी शब्द, सर्वनाम शब्द। Anything would you like to ask in Sangya? Please write your questions in the chat box. So, question. ठीक है, चैट बॉक्स में जब कलेक्शन होगा जो भी प्रश्न आएंगे वो बता दीजिएगा। Sure, ma'am. हाँ, तो इसमें है, अब ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। तुम हटो तो मैं आऊं। सर्वनाम क्या कहता है? संज्ञा से तुम हटो तो मैं आऊं। वाक्य में सिर्फ एक सीट होती है, सबकी सीटें रिजर्व्ड होती है, और वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए एक ही सीट है, एक ही अपॉइंट की है उन्होंने, एक ही सीट दी है उनको। अब वो विधायक कौन सा होगा ये नहीं पता, तो उनमें आप काफी तालमेल है आपस में। तो संज्ञा होती है तो सर्वनाम नहीं हट जाता है, और सर्वनाम आता है तो संज्ञा हट जाती है। तो इसलिए इसका नाम है तुम हटो तो मैं आऊं। राम कुर्सी पर बैठा था, यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी थी, उस पे राम बैठा, ये राम अब चला गया वहां, वह अब उठकर चला गया। तो वो जो सीट थी राम की, वह ने ले ली। ठीक है, तो सर्वनाम सब्स्टिट्यूट है एक की जगह, वो हट। वैसे तो सिंपल ही है परिभाषा, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु, व्यक्ति या कोई जानवर, सबके नाम हटा दो, उनकी जगह जो शब्द लेता है वह सर्वनाम, वह कहलाता है सर्वनाम। यदि हटा दो सबके नाम, उनकी जगह जो शब्द लेता है वह कहलाता है सर्वनाम। ठीक है, तो तुम हटो तो मैं आऊं में जो नियम है वो नियम किताबों में नहीं दिए हुए हैं, पर आप ये देख लीजिए
कि मैंने कोशिश की है कि उनको हम एक साथ अलग से इंडिकेट कर दे, कभी एक साथ नहीं आएंगे संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, अभी ये कोई प्रश्न होगा, इसमें एक प्रश्न जरूर आएगा, पर अभी आप ये फॉर द टाइम बीइंग ये सोच लीजिए कि एक साथ कभी नहीं। संज्ञा के स्थान पर लगने वाला, क्योंकि संज्ञा हटेगी तब सर्वनाम लगे। सर्वनाम के लिंग वचन वही होंगे जो संज्ञा के, जिस संज्ञा को उसने हटाया है सर्वनाम के लिंग वचन वही होंगे। यू कैनॉट चेंज लिंग वचन ऑफ द सर्वनाम। अगर आपने एक शब्द को हटाया है, जैसे बालक को, आपने बालक को हटा के, तो आप वह को नहीं कह सकते, आपको उसको कहना पड़ेगा। बालक को बुलाओ, उसको बुलाओ। ठीक है, तो विवान ने काम कर लिया, वह ने काम कर लिया नहीं होगा, उसने काम कर लिया। क्योंकि सर्वनाम में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जैसे जैसे विभक्तियां लगती जाती हैं उसके रूप थोड़े बहुत कुछ सर्वनामों के बदलते जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक सीट है, उसमें संज्ञा रहेगी या सर्वनाम रहेगा। कमल अगर संज्ञा आ गया है तो, पर अब वह चला गया, कमल आ गया था पर अब वह चला गया है, तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम को लगा रहे। पर अब वह लड़का चला गया है। अब हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर अपना उनको रिप्लेस करना चाहिए, तो अगर मैं इस यहाँ पर वह को हटाकर मैं लड़का, ये अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि विशेषण और सर्वनाम में मैं आपको अंतर बता रही हूँ। वह पर अब वह लड़का चला गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था संज्ञा और सर्वनाम कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे कैसे आ गए? यहाँ पर इसलिए आ गए कि ये सर्वनाम यहाँ पे है ही नहीं, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों विशेषण है? अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा है कि वो संज्ञा को रिप्लेस करती है, और सर्वनाम की परिभाषा है कि वो संज्ञा सर्वनाम को, सर्वनाम संज्ञा को रिप्लेस करता है। तो अब हम रिप्लेस करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर अब वह की जगह मैंने लड़का लगाया, तो ये लड़का हटा नहीं, और अब वह लड़का चला गया, गलत हो गया वाक्य। पर अब वह चला गया, लड़के को रिप्लेस किया, वह लगाया, तो अब वह चला गया। तो इसका मतलब ये संज्ञा है ही नहीं, ये सर्वनाम है ही नहीं, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। हटाने से वाक्य ठीक बना नहीं रहता। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उसको संज्ञा को हटाएंगे, क्योंकि रिप्लेस है, सर्वनाम जो है हमेशा रिप्लेस करेगा, पर अगर रिप्लेस करने से आपका वाक्य गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब वह सार्वनामिक विशेषण है, जो हम अभी बाद में करेंगे। वह लड़का आ गया, बड़ा छोटा जो भी कहें, लड़का आ गया, बुद्धिमान लड़का आ गया। अब आप अगर वह को हटाकर लड़का आ गया, ये मैं अभी आपको मैंने बता चुकी हूँ। तो कभी कभी सार्वनामिक विशेषण भी हो जाता है। कौन हट जाता है? जो सर्वनाम है, वो दिखाई देता है सर्वनाम, पर वो सार्वनामिक विशेषण होता है। यदि संज्ञा में कोई विभक्ति प्लीज म्यूट योर माइक्स। क्या हो गया अभिषेक? मैं बता दी, आप क्या कह रहे थे दीदी? Can you mute everyone? Yes. Ma'am, please continue.
Ma'am, you need to unmute yourself. युक्ति मैम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। तो मैं कहाँ पे वापस जाऊं क्या? अनम्यूट करिए। सॉरी, तुम हटो तो मैं आऊं, में थी आप और समझा रहे थे। तो ये 12वां है ये। तो सर्वनाम का विभक्ति परिवर्तन होने पर उसमें परिवर्तन जो भी आता है तो सर्वनाम का मूल शब्द भी बदल जाता है। जो यह शब्द है वह बदल के इस हो जाएगा, उस हो जाएगा, जो भी जैसी भी जरूरत है उस तरह से उसे बदल दिया जाएगा। तो कैसे बदला है? इन, ये बदल के इन हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको पाठशाला आना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको। वह बदल के उस हो जाएगा। जैसे एक वचन है और उसको हम बहुवचन करेंगे तो वे बदल के उन हो जाएगा। तो बहुवचन में उनको, एक वचन में उसको, इस तरह से सर्वनाम बदलते हैं। सर्वनाम के भेद हैं। उत्तम पुरुष, मतलब हम, मैं के लिए, मैं और हम के लिए उत्तम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष, मैं। अब देखिए इसमें कैसे बदल रहा है। मैंने, मुझको, मुझे भी हो सकता है, यहाँ पे मुझको भी हो सकता है। मुझसे, मेरे लिए, यहाँ पे मेरे हो गया। मेरा, मेरी, मेरे, और मुझ पर, मुझ में, मुझ पर। और मुझसे 2 बार होगा, यहाँ पर मुझसे होगा। तो इस तरह से ये मैं जो है वो मुझ बन गया। हम में कुछ खास फर्क नहीं है। हमने, हमको, हमसे, हमारे लिए, ये सब, ये इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। मध्यम पुरुष तू, तुम और आप। आप जो है वो ऑनरिफिक है, सम्मान सूचक है। आपको हम एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आ जाता है तू, जो हम आजकल बहुत कम प्रयोग करते हैं। तू का शब्द का बहुत ही अपने बहुत क्लोज फ्रेंड हो, बहुत क्लोज रिलेशन हो, तब हम तू का प्रयोग करते हैं। या बहुत छोटा सा बच्चा हो, उससे हम आजकल बच्चों से भी तू से नहीं बात करते। फिर भी तू जो है वो तुझ में बदल जाता है। तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरी, और इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। संस्कृत में भी हैं और हिंदी में भी है। तो तुम, तुमको, तुम्हें भी हो सकता है, तुमको भी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है। तुम्हें भी हो सकता है। और तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, और तुम में, तुम पर। तो इसमें एक चीज याद रखिए कि जो विभक्तियां हैं वो पहली, अगर 2 विभक्तियां हैं तो पहली वाली जुड़ जाएगी, दूसरी वाली नहीं जुड़ेगी। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए अलग हो गया। तो कहीं हर जगह यही फॉर्मूला लिया जाता है कि अगर 2 विभक्तियां हैं, के लिए जो स्पेशली, तो एक जुड़ जाती है और दूसरी अलग रहती है। तो आपके लिए भी ऐसा है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हमने किया था, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये आप आ गया। ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये और वह और वे। तो यह, ये में यह, वे जो है उन हो जाएगा, और वह जो है वह एक वचन है, ये उस हो जाएगा। उसे, उसको, उसके लिए,
इस प्रकार ये बदलता जाएगा। अब यह जो है इस, अगर जो पास की चीज है, जो दूर की चीज है वह उस है, जो पास की चीज है वह इस है। दिस एंड दैट का जो फर्क है, इसे, इसको, इसके लिए। और बहुवचन में इन हो जाएगा तो इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके लिए, इनसे, इनका, इनके, इनकी। और इस प्रकार ये सारे रूप जो हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर एक बार अलग अलग से एक एक कर लेंगे तो आसान लगेंगे। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली कौन आया है। हमें उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता होता कि अब मान लीजिए दरवाजा बंद है और बाहर से बेल हुई है तो कोई आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और he has brought something, वो कुछ लेके आया है, तो वो कुछ जो है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सो संबंधवाचक है, जो एक साथ ही लगता है, जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, ये एक साथ पेयर में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, पर इसमें एक चीज याद रखिए कि हमेशा व्यक्ति, चाहे कोई सा उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष हो, अपने शब्द सभी लोग लगाएंगे। मैं अपना काम कर रही हूं, तुम अपना काम कर रहे हो, वह अपना काम कर रहा है, तो ये अपना, अपने, अपनी, ये सभी के साथ लगता है। जैसे कई बच्चे बोल देते हैं कि मैं उस दूसरे का काम कर रहे हो तो अलग बात है, पर आप जब अपना खुद का काम कर रहे हो तो वह चाहे कोई और के लिए हम भी बोल रहे हैं। जैसे लड़का अपना काम कर रहा है, माँ अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम कर रही हो, सब जगह अपना शब्द आएगा। मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, आप स्वयं कर रही हैं या कर रहा हूँ। हम अपने काम खुद, बहुवचन भी हो सकता है, आप अपने काम स्वयं कर रहे हैं, आप अपने काम स्वयं कर रहे हैं। तो इसके बाद निजवाचक में वे, ये रिपीटेड है। प्रश्नवाचक में क्या है कि कौन आया है। अब प्रश्न में प्रश्न आएगा ही, हर हालत में आएगा। कौन आया है, इसमें ये जो है ये सर्वनाम है। कौन एक प्रश्न बनाता है, और क्या लाया है, वहां पे कोई और कुछ था अनिश्चयवाचक, और कौन और क्या जो है वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो कौन, और इसके रूप इस तरह चलेंगे, किसने, कौन, किसको, किससे, किसके लिए, किससे, किसका। कौन जो है वो किस में बदल जाएगा। बहुवचन जब करेंगे तो किन्होंने, आजकल इतना प्रयोग करते नहीं है क्योंकि हमें आसान लगता है, जो हम एक वचन का ही प्रयोग कर लेते हैं, पर वो गलत है। तो किनको, किनसे, किनके लिए न आ जाएगा, किन हमेशा लगेगा। किन से बहुवचन का बोध होता है। अब देखिए लास्ट हम पहुंच रहे हैं विशेषण पर। विकारी शब्द है, ये भी बदल जाता है। और विशेषण का कैसी वस्तु, कैसा जीव। तो हम इससे कैसे पूछेंगे कैसी वस्तु कैसा जीव। वाक्य में विशेषण शब्द संज्ञा से पहले या बाद में भी कभी लग सकता है। जैसे यह पत्ती सूखी है, यह लाल पत्ती है, पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है। फिर
कैसी वस्तु, ये मेरा इसका वो है कि कैसी वस्तु कैसी कैसा जीव, ये हम इसको इसलिए बोलते हैं कि बच्चा ये समझने में आसानी रहती है कि हम उसको पहचान रहे हैं कि उसका गुण, दोष, स्वाद, गंध, रंग, आकार, स्पर्श या ध्वनि, ये सारी चीजें कैसी हैं, और उसकी विपरीत अवस्थाएं भी, अगर गुण है तो दोष है, स्वाद है तो बेस्वाद है, गंध है, सुगंध है तो दुर्गंध है, इस तरह से हम उसका ऑपोजिट्स भी इसमें हमें मिलते हैं। सो इसमें ये शब्द संज्ञा को सजाते हैं और वाक्य को पूरा नहीं करते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में एक ये खास अंतर है कि शब्द जो है ये विशेष संज्ञा को सजाते हैं और उसके साथ ही लगते हैं। तो यहाँ पर लाल वाला खरीद लो, ये हम क्या कह रहे हैं, एक वाक्य हमारा अधूरा है। लाल वाला स्वेटर खरीद लो, लाल वाली किताब खरीद लो, लाल वाला कुछ भी खरीद लो, साड़ी खरीद लो, लाल वाली साड़ी खरीद लो। तो यहाँ पर फिर पहुंचते हैं कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा को पहचानने में धोखा हो जाता है। क्या धोखा होता है कि गुण जो है, सुंदर, बुद्धिमान, ये सारे गुण हैं, दोष, आलसी, गंध, सुगंध, दुर्गंध, हाँ, इस तरह से हम उसके सारे अलग अलग तरह के विशेषण हमें मिलते हैं। अब पहला है संख्यावाचक। तो जब दी गई वस्तु को हम गिन सकते हैं तब हम संख्यावाचक विशेषण, तो आपको खास ये याद रखना पड़ेगा कि हम उसको उंगली से एक एक करके गिन सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे 5 गुड़िया, 5 है तो 5 गुड़िया, हम निश्चित संख्या बता रहे हैं कि 5 है। और इसमें जो था पहले वाले में निश्चित संख्या हम बता रहे हैं, हमारी दी गई वस्तु को हम काउंट हेड काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 गुड़िया हम हेड काउंट कर सकते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक, हालांकि हम हेड काउंट कर सकते हैं पर इतने सारे हम नहीं कर रहे, हेड काउंट पर कर सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गई थोड़ी सी मछलियां, थोड़े से पौधे, इस तरह से जो हम काउंट कर सकते हैं, जो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं अपने हाथ से एक एक करके हेड काउंट कर सकते हैं, वह संख्यावाचक में आएगा। पर जिस वस्तु को हम हेड काउंट नहीं कर सकते वह वस्तु संख्यावाचक में नहीं आएगी। अनिश्चित संख्यावाचक, अब इतने सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है, 2 तरह के हैं। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, थोड़ी सी बालियां, ये हमारे पास ये नहीं पता हमें कितनी है बालियां, थोड़ी सी बालियां। जब दी गई वस्तु गिनने वाली ना हो, हेड काउंट नहीं कर सके और उसका परिमाण भी पक्का ना हो, मतलब हमें ये भी नहीं पता कि अगर गेहूं की बालियां रखी हैं, एक बहुत बंच ऑफ बालीज आर देयर, तो हम उसको एक एक करके गेहूं थोड़ी ना काउंट करेंगे, या तेल है उसको एक एक करके थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं, या सड़क है, लंबी एक सड़क है, अगर लंबाई उसकी देखनी है तो हम एक एक करके नहीं काउंट कर सकते। तो ये जो है ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो अगला है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है। ये निश्चित संख्यावाचक है, 1 2 3 4 5 पेड़ हैं, और ये निश्चित परिमाणवाचक है, इसमें तेल है। अब तेल को तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमें वस्तु को देखना पड़ेगा कि हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तेल को हम काउंट नहीं कर सकते तो हमने जब उसको किसी कंटेनर में भरा तो उस कंटेनर को काउंट कर सकते हैं, वो निश्चित हो जाता है।
तो जब निश्चित हो गया तो पर क्योंकि घी है इसलिए हमें परिमाणवाचक में उसको निश्चित परिमाणवाचक में डालना पड़ेगा, और क्योंकि ये पेड़ हैं इसलिए हमें निश्चित संख्यावाचक में डालना पड़ेगा। ये है निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमने पेड़ काउंट कर लिए, अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ कपड़े। निश्चित परिमाणवाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या है कि गेहूं को हम काउंट नहीं कर सकते, थोड़ा सा गेहूं। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक है वो है 5 बोतल घी। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है कि वह बच्चा, अब वह और बच्चा एक साथ आ गया शब्द। जब वह और बच्चा संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ जाते हैं और उसको हटाने से, रिप्लेस करने से भी हमारा वाक्य, रिप्लेस करने से वाक्य खराब हो जाता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। वह बच्चा, यह घर, यह लड़का। वह बच्चा, वह घर, यह घर, वह बच्चा। ओके, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक क्या है, यह क्या है, यह कौन है, यह क्या है और यह कौन है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और इस तरह से हमारा यहाँ तक हमारा कार्य समाप्त हो गया है। तो आपके कुछ प्रश्न अगर हो तो वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। थैंक यू मैम। टीचर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मैम। गिलास तथा चम्मच के लिंग क्या होंगे? क्या क्या? झाड़ू, गिलास तथा झाड़ू। मैम एक्चुअली तो आप क्या करेंगे, वाक्य शब्द को बिल्कुल शुरू में रख के और वाक्य बना लेंगे। झाड़ू टूट गया, टूट गई। बिखर गया, बिखर गई। दोनों ऑल्टरनेटिव्स लिखेंगे, सोचेंगे, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों सोचेंगे, और आपको जो एप्रोप्रिएट होगा वो सही अपने आप पता चल जाएगा। और नहीं पता चलता है तो आपको, मतलब भाषा की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको वो समझना पड़ेगा। वो आपको जनरल, हमारी हिंदी भाषा में एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम सभी वस्तुओं के लिंग हम बताते हैं, और क्योंकि सभी वस्तुओं के लिंग होते हैं इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल यहीं पर आती है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना। तो आप दोनों क्रियाएं लगा के देखेंगे और ऐसी क्रिया लेंगे जिसमें रहा, रही, रहे इस बात का पता चले। तो झाड़ू स्त्रीलिंग है, और दूसरा क्या बताया था? गिलास मैम, गिलास और चम्मच। गिलास रखा है और पंखा चल रहा है, और क्या? बस मैम यही थे, धन्यवाद मैम। एक और क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? अंतरिक्ष, आप सोच के देखिए। बड़ा है, बड़ी है? बड़ा है। सो आप उसमें या तो विशेषण के भी लिंग बदल जाएंगे। अगर आपका विशेषण ठीक नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अंतरिक्ष विस्तृत है, इसमें नहीं पता चलेगा, पर बड़ा है, बड़ी है में आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद मैम। हमारे पास एक और प्रश्न है, कोयल मीठा गाती है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? कोयल मीठा गाती है? हाँ मैम। कोयल मीठा गाती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुई। ठीक है। हाँ, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी खास उसकी बात करते हैं, क्योंकि कोयल एक अलग जाति की है, पर
हम जब किसी खास उसको सेग्रीगेट करके उसका नाम देते हैं तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। हाँ, और रेफरेंस में हम कोयल को हम वो भी उसमें भी ले सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। अब बहुत सारे पक्षियों के बात हम कर रहे हैं कि पक्षी उड़ गया पर कोयल नहीं उड़ी। हाँ, सभी पक्षी उड़ गए पर कोयल नहीं उड़ी, तब ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा। परंतु अगर एज अ बर्ड आप उसको लेते हैं, उसमें छांट के कोयल को अलग करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब एक और मेरे पास प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम एंड सार्वनामिक विशेषण बताइए। अभी बताया मैंने कि सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ होगा। यह घर, वह लड़का। और निश्चयवाचक सर्वनाम यह आया है, वह चला गया। बस आपको एक ही काम करना है, उसमें से संज्ञा को हटा दीजिए तो आपका वो सर्वनाम बन जाएगा। वो सार्वनामिक विशेषण से सर्वनाम बन जाएगा। यह लड़का चला गया, यह चला गया। पर एक चीज है कि यह खाली यूज करेंगे, सर्वनाम यूज करेंगे, उसका पहले रेफरेंस होना चाहिए कि कोई उसका नाम एक व्यक्ति का आया था और उसके रेफरेंस में आप यह प्रयोग कर रहे हैं। जब आप क्रिएटिव राइटिंग करें या कुछ भी इस तरह का काम करें तो उसमें रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, तब हम सर्वनाम लगाना हमारा जायज बनता है। थैंक यू मैम।